हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु। पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर जैसा क्लास 9 का सीरीज आपने स्टार्ट किया है एसएसटी का, उसी तरीके से हमारे लिए भी नए वीडियोस बना करके लाइए। तो उनकी डिमांड पे हमने क्लास 10 का भी एसएसटी की क्लासेस स्टार्ट की है और आगे हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छी क्लैरिटी के साथ वीडियोस बना करके लाऊं और क्लास 9th के वीडियोस पे जैसे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस आए हैं उससे हमारा मनोबल और ज़्यादा ऊंचा है। तो आगे हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एक अच्छे से अच्छे क्लैरिटी के साथ वीडियोस बना करके लाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं आज चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बेसिक चीज़ों से हम एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं और काफ़ी अच्छे टर्म्स, काफ़ी अच्छे डिस्कशंस यहाँ पे होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वर्थफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि चैप्टर का जो टाइटल है उसका मीनिंग क्या है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नेशनलिज्म, ठीक है। इस टर्म को समझना हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले नेशनलिज्म होता क्या है। जनरली स्टूडेंट्स के साथ हमने जब भी क्लासेस में इंटरेक्ट किया है और स्टूडेंट से हमने पूछा है कि नेशनलिज्म का क्या मीनिंग होता है आप बताओ, तो स्टूडेंट्स के जो जनरल आंसर आते हैं वो ये होता है कि सर हमारा जो देश के प्रति प्यार है, देशभक्ति है, वही हमारा नेशनलिज्म है। तो वो सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन इसको थोड़े से एलाबोरेटेड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं और कुछ नए तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कि नेशनलिज्म क्या है। सो बेसिकली नेशनलिज्म इज अ सेंटिमेंट, इट इज ए इमोशन। हमारे मन की जो भावनाएं हैं, जो इमोशन है, वो नेशनलिज्म है। तो मन में तो बहुत सारी भावनाएं आती हैं, लेकिन किस तरीके की भावनाओं को हम नेशनलिज्म कह सकते हैं। सो वेयर द पीपल ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया हैव कॉमन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी इज कॉल्ड नेशनलिज्म, ठीक है। एक जनरल जो डेफिनेशन है, आगे और इसको एलैबोरेट करेंगे हम। जनरल जो डेफिनेशन है उसको हम जनरलाइज करके ये समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे जितने लोग हैं, ठीक है, इन सब का क्या होगा, कॉमन सोशल बैकग्राउंड होगा, कॉमन सोशल आइडेंटिटी होगी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी सिमिलर होगी, कॉमन होगी, इकोनॉमिक आइडेंटिटी सिमिलर होगी, कल्चरल आइडेंटिटी सिमिलर होगी, ठीक है। डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन जो वाइडर लेवल पे देखेंगे तो जैसे हम इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम कहें कि कॉमन सोशल आइडेंटिटी कैसे सब लोग डिफरेंट है, लेकिन जब बड़े पैमाने पर बात आती तो हमारी आइडेंटिटी क्या है कि वी आर इंडियन, वी आर नॉट बिलोंग टू बिहार, वी आर नॉट नेटिव है वहाँ के। लेकिन जब हमारी एक नेशनल लेवल पे आइडेंटिटी की बात आती है तो वी आर इंडियन, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, एक ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का जब सोशल आइडेंटिटी सिमिलर हो, पॉलिटिकल आइडेंटिटी सिमिलर हो, इकोनॉमिक आइडेंटिटी सिमिलर हो, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी सिमिलर हो, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, किन चीजों से बन के मिलके बने हैं नेशनलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। कॉमन आइडेंटिटी मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया में छोटे छोटे भी एरिया हो सकते हैं, यहाँ के रहने वाले
वाले लोगों का एक रीजनल लेवल पे, छोटे लेवल पे उनकी आइडेंटिटी तो होती है। जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप गुजरात में रहते हैं, तो वहाँ के लोगों के साथ लोकल लेवल पे जब आप बात करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी वो होती है। लेकिन अगर वाइडर लेवल पे आपकी आइडेंटिटी की बात कीजिए तो ऑल वी आर इंडियन। सो दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट कि हमारी कॉमन आइडेंटिटी होती है। कॉमन पास्ट, ठीक है, कॉमन पास्ट हमारी जो पीछे हमने अपने हिस्ट्री में क्या चीजें की है, वो कौन सी चीजें हैं, कौन सी एक्टिविटी है हमारी, क्या चीजें रही हैं जिस वजह से हमने एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट की है। तो उस पास्ट को लेकर के सबके अंदर ग्लोरिफिकेशन वाली फीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनके स्ट्रगल को लेकर के जो हमारा पास्ट का है उसके ऊपर जितना ग्लोरिफिकेशन, जितना मतलब हर्ष आपके मन में उतना ही हमारे मन में, और उतना ही हमारे जो फेलो सिटीजन है उन सबके मन में उतना ही उसके लिए रिस्पेक्ट है, उतना ही आदर है। कॉमन बाउंड्री होती है, ठीक है, ये जो नेशनलिज्म का एक कंपोनेंट है दैट इज कॉमन बाउंड्री। मतलब इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का, मतलब ये जो एरिया है चाहे यहाँ पे रहता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है, ये बाउंड्री उसका भी है और इसका भी है, सबका, ठीक है। ये भी बाउंड्री यहाँ पे रहने वाले लोगों या यहाँ पे रहने वाले लोगों सबकी ये कॉमन बाउंड्री है। जैसे इंडिया का मैप आप देखते हैं तो मैं केरला के बॉर्डर पे नहीं रहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे नहीं रहता, लेकिन वो मेरी आइडेंटिटी है। दैट इज द कॉमन बाउंड्री, कॉमन कल्चर, ठीक है। हमारे देश में इंडिया की अगर हम बात करें तो कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, फिर भी हम आपस में एक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है उनके डाइवर्सिटी से नहीं है, ठीक है, उनकी ये जो हमारी आइडेंटिटी है इस वजह से कि हम एक देश में रहने वाले लोग हैं, हमारा जो आइडेंटिटी है वो सिमिलर, दैट इज द कॉमन कल्चर। कॉमन गोल टू अचीव समथिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनका एक कॉमन गोल होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना है, तो ये सबका गोल है कि हमारी इकोनॉमी एक सही डायरेक्शन में जाए, हमें अपना पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट करना है, तो आपके अंदर भी वो सेंटिमेंट है, हमारे अंदर भी सेंटिमेंट है कि हमारे देश की पॉलिटिकल जो सीनरी हो उसमें रिफॉर्म हो, एक अच्छे डेमोक्रेसी की तरफ हम आगे बढ़े, ठीक है। तो ये सबका गोल होता है, उस देश में रहने वाले सभी लोगों का गोल होता है कि उस देश के लिए, उस देश के बेहतरी के लिए, उस देश को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए, एक ऊंचाई पे ले जाने के लिए हम प्रयास करें। तो ये हमारा, आपका, हमारे जो फेलो सिटीजन है सबका ये कॉमन गोल होता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं कुछ नेशनलिज्म के, और ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है नेशनलिज्म का, ठीक है। आगे हम और बात करने वाले हैं किसके बारे में, इस चैप्टर की डिटेल्स के बारे में, ठीक है। और जो ये टर्म है नेशनलिज्म, ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म किसी भी कंट्री में अचानक से किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं आ जाती है कि इस डेट को नेशनलिज्म इस कंट्री में शुरू हो गया या इस डेट को इस रीजन में नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। इसके पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे फैक्टर्स, इनके अलावा भी इनफैक्ट बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि काम करती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे एक सेंटिमेंट डेवलप होता है लोगों के मन में, जिससे वो कॉमननेस फील करते हैं, कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि हम इस पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं, इसके लिए हमारा ये गोल है, यहाँ के हमारा ये कल्चर, उसके ऊपर प्राइड फील होता है। दैट इज द नेशनलिज्म, ठीक है। तो चलिए हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि यूरोप में वो क्या फैक्टर्स थे, यूरोप में कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि इस सेंटीमेंट को लेकर के आई, कौन सी सेंचुरी में ये बहुत बड़े पैमाने पे इमर्ज होती है और इसका स्प्रेड कैसे होगा, उसके क्या आउटकम निकल के आते हैं, ठीक है। उन चीजों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन, ओके। तो चलिए अब चैप्टर के मेन कंटेंट पे आते हैं हम,
ठीक है। और ये जो कंटेंट है आपका स्टार्ट होता है एक बुक के पहले पेज पे पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर के साथ। जनरली हम क्या करते हैं, बुक्स में जो पिक्चर्स होती हैं उन पिक्चर्स को अवॉइड करते हैं, देखते ही नहीं, ठीक है। तो खास करके हिस्ट्री में आपको पिक्चर्स बहुत मायने रखते हैं। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा सोर्सेज के बारे में, हिस्ट्री को जानने के लिए सोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं। उन सोर्सेज में पिक्चर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए, जानने के लिए। तो बुक के पहले पेज पे एक पेंटिंग दी गई है, फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो पे मैं पिक्चर भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, उसको भी ध्यान से देखिए। और साथ के साथ अपना बुक भी खोल लीजिए, ठीक है, बुक ओपन करके बैठिए, वीडियो को देखिए अच्छे से, और जो चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को समझने की भी कोशिश कीजिए, तब आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो 1848 में एक पेंटिंग बनाई, 4 पेंटिंग की एक सीरीज बनाई फ्रेडरिक सोरियो ने। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 1848 में एक सीरीज बनाई 4 पेंटिंग। उस पेंटिंग में क्या किया उन्होंने, he published this painting in 1848 and 4 painting। इसमें उन्होंने विजुअलाइज किया, किस चीज को, विजुअलाइज अ ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है। मतलब वर्ल्ड को उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से समझने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि उस समय जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड है किन रास्तों पे आगे बढ़ रहा है और आने वाला समय अब कैसा होने वाला है, इस चीज को उन्होंने दिखाने की कोशिश की, विजुअलाइज किया। एक ये यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन का मतलब होता है कि जो चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हमारी जो सिर्फ सोच होती है, लेकिन इस सोच से हमें नेशनलिज्म को समझने में काफी मदद मिलेगी, ठीक है। इट विल हेल्प अ लॉट। सो इस पेंटिंग के ग्लिम्सेस के बारे में देखते हैं, ग्लिम्सेस ऑफ दिस फर्स्ट प्रिंट। ये जो प्रिंट दिया उन्होंने, 4 पेंटिंग की सीरीज बनाई, उसमें उसके हाइलाइट्स, उस पेंटिंग में क्या, उस पेंटिंग के जरिए उस पिक्चर जो आपको दिख रहा है इसके माध्यम से क्या दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। सबसे पहले द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन women of all ages and all classes marching in a long queue and offering homage to the Statue of Liberty। पेंटिंग को फिर से ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या दिख रहा होगा कि एक लंबी कतार आपको ऐसे ऐसे दिख रही होगी, ठीक है, लोगों की इस तरीके से एक लंबी कतार दिख रही होगी। और ये जो क्यू है 2 कॉन्टिनेंट के क्यू है, ठीक है, अमेरिका और यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप एंड अमेरिका के सभी एज ग्रुप के लोग, ठीक है, सभी एज ग्रुप के लोग, सभी क्लासेस के लोग, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्लैसी, नोबिलिटी, कॉमन मैन, तो उस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन इस पर्टिकुलर लाइफ में कतार में तो देखने को नहीं मिलती। सभी इस ग्रुप के लोग और इन दोनों कॉन्टिनेंट के लोग एक लंबी कतार में एक स्टैचू के सामने आके अपना होमेज, अपनी श्रद्धांजलि दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो स्टैचू क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे एक स्टार मार्क हमने करके एक फैक्ट डाला है कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन personified liberty as a female figure wearing torch of light in one hand and charter of right of men in another hand। क्लास 9th में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, पहला चैप्टर, वहां पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे 3 कॉन्सेप्ट उभर के आए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी को उस समय के जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने लिबर्टी को पर्सनिफाई कर दिया। ये जो एक फीलिंग है उसको क्या किया, उन्होंने पर्सनिफाई कर दिया। पर्सनिफाई कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आइडिया है उसको हम एक ह्यूमन रूप दे देते हैं, ठीक है। जैसे भगवान शंकर को किसी ने देखा नहीं है,
ठीक है, उसको हमने एक ह्यूमन फेस दे दिया, ठीक है। दुर्गा जी को किसी ने देखा नहीं है, उसको एक हमने ह्यूमन फेस दे दिया है और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस तरीके के शेप में जो गॉड दिखाई दे रहे हैं दैट इज द गॉड शंकर, लॉर्ड शंकर, ठीक है। तो इसी तरीके से लिबर्टी को भी लोगों ने, जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे इसको पर्सनिफाई करके एक ह्यूमन रूप दे दिया और इसमें क्या किया कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी में इसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों की सोच बदल रही है, लोग एनलाइटेड हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं किसके प्रति, अपने राइट्स के प्रति। और इसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। आपको हमने क्लास 9 में फिर से याद दिला दूं, वहां पे पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद किस तरीके से चार्टर्स ऑफ मैन जो डिक्लेयर किए गए थे, ठीक है, तो इशू किए गए थे। और वहां पे जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए थे, उन राइट्स की पूरी लिस्ट दी गई है। क्लास 9 के बुक को एक बार फ्रेंच रेवोल्यूशन को फिर से रिवाइज कर लीजिए, बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे रिपीट होगी, ठीक है। तो ये हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब चलते हैं हम आगे के पॉइंट पे, ओके। तो इस पेंटिंग के ग्लिम्पसेस का अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ऑन द ग्राउंड सर्टेन रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैज बीन डिपिक्टेड, ठीक है। पेंटिंग को फिर से जा देखिए आप बुक में, उस पेंटिंग में नीचे क्या दिखाया गया है, कुछ सर्टेन रिमेन्स दिखाए गए, बिखरी हुई कुछ चीजें दिखाई गई हैं। वो क्या है, दे आर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या है, पीछे हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, या अभी आप आगे भी कुछ हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पे भी बताएंगे कि यूरोप में 19th सेंचुरी तक क्या था कि बहुत सारे कंट्रीज में मोनार्किकल सिस्टम था, ठीक है, मोनार्किकल सिस्टम था। और जो मोनार्क होता था उसके पावर पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, कोई भी क्वेश्चन करने वाला नहीं था वहां, जो भी पावर थे उसके एब्सोल्यूट पावर थे और वो जो चाहे वो कर सकता था, ठीक है। तो इस पेंटिंग में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से, ठीक है, या अलग अलग कंट्रीज में जो छोटे बड़े रिवोल्यूशंस हुए उसके बाद से किस तरीके से उन इंस्टीट्यूशंस को लोगों ने खत्म कर दिया और एक नए इंस्टीट्यूशन, नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इमर्ज होने लगे, ठीक है। तो ये चीजें दिखाई गई हैं। In this utopian vision, people of the world group as distinct nations identified through their national flags and costumes. तो ये जो कतार है, लंबी कतार लोगों की दिख रही है, उसको बड़े ध्यान से देखिए आप, और वहां पे आपको नजर आएगा कि कुछ कुछ डिस्टेंस पे लोग झंडे लेके खड़े हैं, फ्लैग्स लेके खड़े हैं। तो एक फ्लैग और उसके पीछे के लोग मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक खास तरीके की ड्रेस पहन के आए हैं, कॉस्ट्यूम पहन के आए हैं, जो कि उनके देश की आइडेंटिटी है, वो फ्लैग उनके देश की आइडेंटिटी है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन, कॉमन आइडेंटिफिकेशन हमें दिख रहा है, जो कि हमने अभी भी जो नेशनलिज्म का डेफिनेशन बताया था, वहां पे हमने आपको बताया था कि नेशनलिज्म क्या है, कॉमन आइडेंटिटी है। तो वो कॉमन आइडेंटिटी क्या है, आपका नेशनल फ्लैग है। वो कॉमन आइडेंटिटी क्या है, आपका नेशनल सॉन्ग है, आपका नेशनल कॉस्ट्यूम है। ये सब क्या है, आपकी कॉमन आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उस कॉमन आइडेंटिटी को बिलोंग करते हुए दिखाया गया यहाँ पे प्रोसेशन लेड बाय यूएसए एंड जर्मनी व्हिच ऑलरेडी बाय दिस टाइम वेयर नेशन स्टेट्स, ठीक है। तो इस प्रोसेशन को, इस क्यू को कौन लीड कर रहा है, जर्मनी और द प्रोसेशन यूएसए एंड जर्मनी, ठीक है। प्रोसेशन लेड बाय यूएसए एंड जर्मनी, सबसे आगे यूएसए फिर जर्मनी। तो उनको एज ए लीडर क्यों दिखाया गया है, मतलब क्या है कि उन लोगों ने, इन कंट्रीज के लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ पूरे जो इस तरीके की एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस वाली सिस्टम थी उसको पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया था, पूरी तरीके से खत्म कर दिया था इस टाइम तक जब ये पेंटिंग दिखाई गई उस टाइम में। तो दे आर लीडिंग, ठीक है, लीडिंग द क्यू। और
इस टाइम तक उन्होंने नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अचीव कर लिया था। अब नेशन स्टेट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में आगे की वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसकी क्लैरिटी भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट करके रखिएगा, आगे के वीडियोस में हम इसको जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको बोलता हूँ कि हर एक वीडियो को आप कंप्लीट देखें, नहीं तो काफी सारी चीजें, कई कॉन्सेप्ट आपके मिस हो सकते हैं और फिर आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग वाली ग्रोथ है वो नहीं होगा। फ्रांस आइडेंटिफाई बाय ट्राइकलर जस्ट रीच द प्रोसेसर। ठीक है, मतलब ये यूएसए, जर्मनी और उनके पीछे कौन खड़ा है? फ्रांस। मतलब क्या है, अब इन लोगों ने जो चीजें अचीव कर ली है वो अब अचीव करने वाला है, और जैसे ही वो अचीव कर लेगा वो उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने आ जाएगा, अपना होमेज पे करके वो आगे को बढ़ जाएगा। फिर पीछे वाली कंट्री जो कि अब वो चीजें अचीव करने वाले हैं वो वहां पे पहुंच जाएंगे, वो उसका जगह ले लेंगे, और फिर जब वो इस चीज को अचीव कर लेंगे कि उनके यहाँ जो पुराना सिस्टम वो खत्म हो गया और एक नई सिस्टम को इवॉल्व कर लिया उन्होंने, वो सारी चीजें वो रिमेन में दिखाई देंगी, रिमेन्स में दिखाई देंगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने अभी ये कपड़ा पहना है, ठीक है, ये कपड़ा हमने चेंज करना है, इसको उतार के हमने रख दिया, नया कपड़ा पहना और हाथ जोड़ के आपको नमस्ते किया और आगे बढ़ गए। यही चीजें वहां पे हो रही है। ठीक है, जो पुराने कपड़े हैं, जो इंस्टीट्यूशन वाले कपड़े हैं, वो चेंज करके लोग अपना एक जो नमस्कार है, होमेज है, उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रे कर रहे हैं और वहां से आगे बढ़ जा रहे हैं। दूसरी कंट्री उसके पीछे खड़े हैं। ठीक है, so France identified by tricolor just reached the procession followed by Germany bearing the black, red and flag, black, red and gold flag. ठीक है, तो फ्रांस के पीछे कौन है? जर्मनी खड़ा है। मतलब क्या है, फ्रांस जैसे ही अचीव कर लेगा, यहाँ के लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं पुरानी सिस्टम को खत्म करके नए सिस्टम को लाएगा, तो जैसे ये अचीव कर लेंगे ये उसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से फिर आगे बढ़ जाएंगे होमेज अपना पे करके। जर्मनी के कुछ स्पेशल केस है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे और आगे चल के हम देखेंगे कि जर्मनी के क्या केसेस हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे जर्मनी का एक स्पेशल टॉपिक भी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं इसके बाद का। तो हमारा अगला पॉइंट है, व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, German people did not yet exist as a united nation. Their flag is an expression of liberal hopes in 1885 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state. ठीक है, इस चीज को समझते हैं, इस पॉइंट को। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बार बार एक चीज आपको परेशान करेगा, नेशन स्टेट। ये कॉन्सेप्ट आपको बार बार परेशान करेगा। ठीक है, तो अगर ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों के अगर कमेंट आते हैं कि नेशन स्टेट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत है, तो एक ब्रीफ मैं वीडियो बना दूंगा नेशन स्टेट के ऊपर, जिसमें इस टर्म को एलाबोरेट करेंगे, क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा। ये चैप्टर जब तक एंड होगा तब तक ये नेशन स्टेट बार बार आपको आएगा, परेशान करेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, पहला वीडियो बना रहा हूँ क्लास 10th के लिए, तो आप जरूर लिखिएगा वहाँ पे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपको किस तरीके के फायदे हुए। ठीक है, आगे के वीडियो में उन कमेंट्स को टारगेट करके बनाऊंगा कि मेरे तरफ से और क्या इंप्रूव ऑन करने की जरूरत है आपके लिए कंटेंट को लेकर के। ठीक है, तो देखिए पहला चीज है, व्हेन सोरियो क्रिएटेड इमेज। जब ये इमेज फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था, पीछे के पॉइंट में हमने अभी देखा था क्या कि फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा है? जर्मनी। और जर्मनी के लोगों के हाथ में रेड, गोल्ड इस तरीके के फ्लैग है, अलग अलग इस तरीके के फ्लैग है। तो जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन स्टेट नहीं था, मतलब अलग अलग प्रिंसिपलिटी में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज अलग है, उनकी कल्चर अलग है। एक फ्रेटर्निटी, मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी लोगों के अंदर अभी डेवलप नहीं हुई है, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको आगे सेपरेट एक इसी चैप्टर में टॉपिक है
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, क्या हुआ जर्मनी में एक्चुअली में, ठीक है, और किस तरीके से वो एज ए नेशन स्टेट इमर्ज हुआ, कैसे फिर लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट हुई और नेशनलिज्म की फीलिंग वहां पे किस तरीके से डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1848 तक जब फ्रेडरिक सोरियन ने ये पब्लिश की 4 पेंटिंग की सीरीज, उस समय तक जर्मनी में जो अलग अलग प्रिंसिपलिटीज में रहने वाले लोग थे, तो उनकी लैंग्वेज अलग अलग थी, ठीक है, और एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुई थी। हाँ, ये चीज जरूर था कि 1848 यूनिफाइड न्यूमरस, अब लोग कोशिश कर रहे थे किस चीज के लिए कि वो एक नेशन स्टेट एज ए नेशन जो दूसरे देशों में हो चुका है, यूएसए में हो चुका है, आपको फिर यूएसए के अलावा फ्रांस में हो चुका है, ठीक है, वहां पे स्विट्जरलैंड में हो चुका है, वहां पे लोग किस तरीके से सिस्टम को चेंज कर चुके हैं और ये भी चाहते हैं कि इनके यहाँ पे भी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि लोग तय करें कि उनके यहाँ किस तरीके का सिस्टम हो, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो और कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके की डेमोक्रेसी को हम अडॉप्ट करने वाले हैं इसकी क्लैरिटी हो, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते थे जर्मनी के लिए। Then Germany was followed by Austria, two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। तो पूरी भीड़ देखिए आप जो लाइन है, ठीक है, और उस लाइन में कौन कौन से कंट्रीज के लोग हैं, ठीक है। तो और उसी सीक्वेंस में है कि अभी जैसा मैंने बताया कि हमें कपड़ा चेंज करना है, हमने कपड़ा चेंज कर लिया, हाथ जोड़ा और आगे बढ़ गए। तो ये एक लंबी कतार चली आ रही है, जो कंट्रीज हैं जहाँ पे स्ट्रगल अभी चल रहा है उन चीज़ों को अचीव करने का, उस पुराने सिस्टम को खत्म कर देने का। तो जैसे ही वो आएंगे वो अपने कपड़े उतार के फेंक देंगे, वो आपको रिमेन्स में नीचे जो सैटर्ड रिमेन्स है वहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि फ्रॉम द हेवंस क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेट अपॉन द सीन सिंबलाइजिंग फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसी पिक्चर में फिर से आप देखिए उसको, ऊपर आपको जीसस क्राइस्ट, एंजल्स, मतलब जो क्रिश्चियनिटी के देवी देवता है वो सारे ब्लेसिंग करते हुए लोगों को नजर आएंगे। इस पिक्चर में देखिए ध्यान से, ठीक है। तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि इन सब का जो रिलीजियस सेंटिमेंट एक है, भाईचारा है लोगों के बीच, ठीक है। तो इस सिंबल को जो ये ऊपर आपको क्राइस्ट, एंजल्स, सेंट्स को दिखाया है फ्रेडरिक सोरियन ने, वो ये चीज दिखाने के लिए उन्होंने बनाया है कि सभी देशों के बीच एक भाईचारे का संबंध है, फ्रेटर्निटी है। जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी आपको याद रखनी होगी। क्या चीज? वहां से 3 कॉन्सेप्ट निकल के आए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का। तो यही जो फ्रेटर्निटी है वो चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश फ्रेडरिक सोरियन ने की है। चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो अगला हमारा पॉइंट है ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force to bring sweeping changes in political and mental world of Europe। ठीक है, मतलब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हो रही थी, ये क्या हुआ? इसने एक कैटेलाइजर की तरह काम किया। किस चीज के लिए? लोगों के मेंटल फ्रेम को चेंज करने के लिए, वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए। तो जैसे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो हो रही थी अलग अलग कंट्रीज में यूरोप के, वैसे वैसे हमें पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, वैसे वैसे हमें लोगों के मेंटल फ्रेम में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस वजह से? इस नेशनलिज्म की वजह से। एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, मतलब नेशनलिज्म तो एक फोर्स की तरह काम कर रहा था, उस फोर्स से पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, सोशल चेंजेस आ रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, और ये जो चेंजेस आ रहे थे, इन चेंजेस का एंड रिजल्ट क्या हुआ? इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो नेशन स्टेट है ये बार बार आपको परेशान करेगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि नेशन स्टेट्स पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेशन स्टेट्स अल्टीमेट रिजल्ट क्या था? नेशन स्टेट उभर गया है, और इन नेशन स्टेट ने किस चीज को रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक रूल्स थे यूरोप में,
ठीक है। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक रूल का मतलब क्या है कि एक कंट्री है, एक बड़ा सा रीजन है, उस रीजन के अंदर छोटे छोटे राजे रजवाड़े हैं, ठीक है। तो कहने को तो वो बड़ा सा रीजन एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहां पे हम जहां के राजा हैं, दूसरी जगह के राजा है, ठीक है, इनके आपस में कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। तो ये सिस्टम को रिप्लेस किया किसने? ये जो चेंजेस थे, मतलब नेशनलिज्म की वजह से जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, उन चेंजेस में क्या किया? नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम नेशन स्टेट नेशनलिज्म के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया ऑफ नेशन को शुरू करने से पहले जब अगला वीडियो हम लाएंगे, ठीक है, उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो आप अच्छे से देखिए ही, ठीक है। एक बार में समझना है, बार बार प्ले करके देखिए, ठीक है। और साथ के साथ आप फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 की बुक उठाइए और एक बार उसको, या नोट्स उठाइए क्लास 9 की, उसको एक बार जरूर आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है खास करके, वो उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और जाते जाते एक और छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहने की जरूरत नहीं है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर लाइक कीजिए, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं और ना ही कोई बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाला है। स्क्रॉल करते हैं 50 बार, एक लाइक बटन दबाने में से हमारा आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा और आगे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे, डाइवर्स कंटेंट लेके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस कंटेंट का बेनिफिट हो सके। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु, नए नए कंटेंट के साथ आते रहेंगे आपके बीच, ठीक है। थैंक यू।